दोस्तों सबसे पहले साउंड चेक। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? चैट बॉक्स में बताइए हमको, हमारी आवाज आप तक आ रही है? आप हम लोगों को देख पा रहे हैं? ओके, ग्रेट। नुपुर, कई लोग आपको नमस्ते बोल रहे हैं, हाय बोल रहे हैं। कई आपकी कुछ Okay. सहेलियां हैं और बहुत से दोस्त हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की हमारी जो फीचर्ड गेस्ट हैं नुपुर, वो देशों की एक बहुत जानी मानी हमारी अचीवर है। और खास बात यह है कि नुपुर अ, अमेरिका में है अभी, और बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और वहाँ की बड़ी बड़ी जो इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट होती है उनकी इंडस्ट्री की, उसमें उनका नाम शामिल है। तो ये तो एक बात हुई टॉप 20 अंडर 40, यानी 40 वर्ष की से कम उम्र में उन्होंने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में, ब्रिज इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जो बहुत मुश्किल बात है। और मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया होगा और वो कितने बड़े 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 काम कर रही हैं। इसका मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जरा देखिए। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं नुपुर के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, मिलियंस एंड बिलियंस में सोचना पड़ेगा। तो नुपुर ने 21 वर्ष की अपनी जो कैरियर है उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे 500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट किया है सेफ एंड साउंड ब्रिज का, $500 मिलियन। देन डॉलर 1.6 बिलियन का उनका एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है वर्जीनिया में, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। $300 मिलियन का कोलोराडो में प्रोजेक्ट उन्होंने किया। ये सब उनके सुपरविजन में हुआ है, उनके डिजाइनिंग के द्वारा हुआ है, उनकी लीडरशिप में हुआ है। आई थिंक द वर्ड टू यूज विद हर इज लीडरशिप। और 700 बिलियन का भी उनका जो है हाई स्पीड रेल प्रोग्राम को भी वो लीड कर रही हैं अपने रीजन में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए गेसू के हम जितने भी तमाम लोग हैं, वो नुपुर आप पर गर्व करते हैं। और मैं आपको तमाम गेसू वालों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है पुनीत सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मंच जो आपने दिया और गेसू वालों से मिलने का सौभाग्य दिया, उसके लिए थैंक यू टू एवरीवन। ये हम सबका सौभाग्य। और मैं आप सब दोस्तों से जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चैट में है या आ, हमारे साथ दूसरे मंचों पर शामिल है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आज की एक डिस्कशन होने वाली है और बहुत कुछ हमको सीखने को मिलने वाला है। हमको पता चलेगा कि एक मालनवासा गांव से उठकर एक लड़की कैलिफोर्निया तक कैसे जाती है और क्या क्या करके दिखाती है। और मैं जब मालनवासा का नाम ले रहा हूँ तो इसलिए ले रहा हूँ कि ये मालनवासा में रहती थी, हमारे कॉलेज कैंपस के पास। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ आप सब लोगों को। मैंने इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया और 40 वर्ष की उम्र से नीचे ही उन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर। तो ये सब कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? एक बड़ी मजेदार बात हुई। आज मेरे पास करीब 4 बजे के करीब एक फोन आया हमारे गेसू के एक मित्र का, और उन्होंने धीरे से मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, पुनीत, पता है ये जो नुपुर जैन है, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल की? मैंने कहा यही पूछने के लिए तो हम आज वेबिनार कर रहे हैं। और मित्र ने कहा, नहीं, मैं बताता हूँ उनका सीक्रेट क्या है। और उनका सीक्रेट ये है कि मालन वासर प्रोफेसर एमएल जैन हमारे रहते थे। ये प्रोफेसर जैन साहब की सुपुत्री। मैंने कहा ये तो पता है मुझे, लेकिन इसमें सीक्रेट क्या है? तो सबको पता है। बोले नहीं नहीं, सीक्रेट ये है
कि जैन साहब पिरामिड की एनर्जी पर बहुत काम कर रहे हैं और उनके घर में एक वुडन पिरामिड था। ऐसा था क्या नुपुर? हाँ हाँ, एक वुडन पापा का था। तो दोस्त बोले कि उनके घर में एक वुडन पिरामिड था जिसके नीचे जैन सर बैठकर काफी मेडिटेशन किया करते थे, और हो सकता है कि नुपुर ने भी उस पिरामिड की एनर्जी अपने अंदर ली और इसलिए वो इतनी कम उम्र में इतने आगे चली गई। नुपुर, ये राज तो हमको अभी तक किसी ने बताया नहीं था, लेकिन हमारे दोस्त ने बताया जो आज हमारे साथ चैट बॉक्स में भी है। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि यस, एमएल जैन साहब का वरद हस्त नुपुर पे रहा, उनके आशीर्वाद पे तो जरूर काम आए होंगे, लेकिन उसके अलावा नुपुर के अंदर जो जज्बा है, नुपुर के अंदर एक जो डिसिप्लिन है, नुपुर के अंदर कुछ नया करने की जो तमन्ना है, वो बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सोचती है। जाहिर है, जब इतने बड़े बड़े आपको ब्रिज बनाने हैं, हजारों मील लंबे हाईवे बनाने हैं, मिलियंस और बिलियंस की जब बात हो, तब बहुत डिसिप्लिन्ड होकर सोचना पड़ता है। और जब मैं बात करने लगा नुपुर से, तो मुझे इस बात का पता चला, और उन्होंने आज की जो हमारी पूरी ये जो बातचीत होने वाली है, इसका भी एक फॉर्मूला बना दिया, और वो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सब दोस्तों, ये खाली पिरामिड का कमाल नहीं है, पिरामिड की ब्लेसिंग शामिल है, लेकिन साथ में ये फॉर्मूला भी जरा आप देख लीजिए। इस फॉर्मूले का नाम है CDC3C। अब ये क्या है, ये तो नुपुर ही हमको बताएंगी, क्योंकि किसी किताब में तो मैंने ये पढ़ा नहीं। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने गूगल पर जाके ढूंढा, वहां पे भी कुछ पता नहीं चला। तो चलिए हम नुपुर से जानते हैं ये CDC3C फॉर्मूला है क्या। नुपुर, सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं, मालनवासे से शुरू करते हैं और कैलिफोर्निया तक जाएंगे। तो सबसे पहले बताइए कि कुछ आपकी कुछ यादें हैं जो कॉलेज के कैंपस के साथ जुड़ी हैं, मालनवासा से जुड़ी हैं, अपने पिता से जुड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी यादें हैं मालनवासा से। तो वहाँ पे ही उज्जैन में ही मेरा जन्म हुआ। उज्जैन में मोस्टली हम लोग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में ही रहे हैं, और फिर कैंपस के पास मालनवासा में रहे। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हैं बबूल खेड़ी की, बबूलों के बीच में तो कांटों के बीच में तो शुरू से खेले हैं। हाँ जी। तो और फिर गेसू पैदल जाते थे, वहीं पास में था। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल भी सामने था। मेरी पूरी सहेलियां, मेरे बैचमेट्स सब वहीं बिल्कुल मालनवासा के पास में थे। पापा का एक स्पेशल मकसद था हम लोगों को गांव से जुड़े रहने का। तो आप धरती से जुड़े रहो, आप भले ही कितने ही आसमान में उड़ लो, पर आप धरती से, गांव से जुड़े रहो। So always be on the earth. तो गेसू तो लाइक जिंदगी था। गेसू की जो यादें हैं दोस्तों के साथ गेसू के कॉलेज में, वो कभी जाएंगी नहीं जीवन में से। वहां पे तो बेस बना, मतलब एक स्कूल की यादें होती हैं, बाकी कॉलेज जो आपका गोल्डन पीरियड होता है, उस टाइम की यादें बहुत महत्व रखती हैं। तो अब मुझे एक चीज और बताइए कि जहां तक मैं जानता हूँ, आप हमेशा एक टॉपर रहे। मुझे कहना चाहिए कि टॉपर से भी ज्यादा वर्ड में यूज करना चाहूंगा, हमेशा फर्स्ट रहे, क्योंकि कई चीजें जिंदगी में आपने की जो फर्स्ट पहली बार आपने की। तो ज्यादातर लोग आपके वक्त में, मेरे ख्याल से आप 90 के दशक में थी गेसू में, उस वक्त तो सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते थे, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते थे। ये सिविल आपने क्यों चुना? हाँ, उसकी भी बहुत अच्छी कहानी है। तो पीईटी देने के बाद जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट था, मुझे सिविल में एडमिशन मिला था। फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका परफॉर्मेंस होता है, उसकी बेस
उस पे ऑफर होती थी ब्रांचेस, अगर आपको चेंज करना हो तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा फर्स्ट सेमेस्टर में, और काफ़ी अच्छा स्कोर्स आए, तो मुझे चांस था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट कर लूँ। अच्छा। और उस टाइम जो माहौल था उसमें सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट करना चाहते थे, पर मेरे मन में पता नहीं बचपन से एक था कि मुझे कुछ बनाना है जो दिखता है, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, कुछ भी जो दिखता है आंखों को। और फिर घर में पापा, जीजाजी, भाई सब लोग सिविल इंजीनियर हैं, पापा स्ट्रक्चरल इंजीनियर में स्पेशलाइज थे, तो मुझे था कि नहीं ये ही, मुझे तो इसी फील्ड में जाना है, और मैंने वो ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने बोला मुझे तो सिविल ही लेनी है, और फिर सिविल में ही कंटिन्यू किया, और आज आई एक्चुअली फील वेरी प्राउड कि मैंने आईटी फील्ड नहीं चूज किया जिसमें हर कोई जा रहा है, एंड आई एम एबल टू मेक अ डिफरेंस विद सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। बिल्कुल, बहुत खूब। तो ये बताइए कि यहाँ पे जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप थी, तब वहाँ के बारे में कुछ यादें हैं आपके मन में? सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की? हाँ, काफी सारी यादें हैं। एक तो मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा बैच था, स्पेसिफिकली जो गर्ल्स यूजुअली बहुत कम होती हैं, हमारे बैच में भी टोटल सारे ब्रांचेस मिला के 12-13 लड़कियां थी। एक जो कॉन्फिडेंस, जो CDC फॉर्मूला का पहला शब्द है, कॉन्फिडेंस फॉर कॉन्फिडेंस, ओके। हाँ, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, वो मेरे बैचमेट्स जो हैं गर्ल्स, उसका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि हम लोग कुछ अलग हटके थे। सजना सवरना उसकी कुछ चिंता नहीं थी, हम लोग एकदम, जो गेसु की भाषा में बोलो तो बिंदास थे। ओके। हाँ, मतलब आप क्या कर रहे हो उस पे फोकस था, आप क्या कैसे दिख रहे हो उस पे फोकस नहीं था। तो मेरे वो जो ग्रुप है वो, उसका अभी भी सपोर्ट है, अभी भी हम लोग बातें करते हैं, साथ में हैं। जैसे उसका कौन लोग हैं उसमें? हाँ, तो कल्याणी को तो आप लोग सब जानते ही हैं। कल्याणी तो हमारे बैच की सूत्रधार है, सबको कनेक्ट करने वाली है। उसके बाद संगीता, किरण, निष्ठा, और हमारे सिविल बैच में हम लोग 4 लड़कियां थे, मोनिका, सारिका, इप्शिता और मैं मोनिका को यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे मोनिका भी है। मोनिका है। हाँ, मोनिका है, और मोनिका भी एकदम गो गेटर है, मतलब सारी लड़कियां हम लोग सब एक से एक हैं। संगीता इंटरनेशनल टीम की हॉकी टीम में प्ले कर चुकी है। तो वो एक यादें हैं ना जो सब जुड़ी हुई। वो तो कहीं ना कहीं जो आपका पीयर ग्रुप था और आपके साथ की जो लड़कियां थी खास तौर पे, तो वो उनका जो माइंडसेट था, सब मिलकर के जो बाकी लड़कियां होती हैं कि सजना है, संवरना है, कान की बाली कैसी है, वो सब नहीं तुम था। तुम बहुत क्यूट लग रही हो से हटकर हम कर क्या सकते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और तो ये बीज कहीं ना कहीं गेसू में पड़ गया था। उस बबुल खेड़ी में कुछ अच्छे बीज भी होते हैं, कुछ फूल भी होते हैं। हाँ होते हैं। नहीं, हाँ। तो ये यहाँ पर तो पहला सी आपने बता दिया मुझे इसमें 2 सी दिख रहे हैं। एक तो कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस ये है कि मुझे जो करना है वही मैं चूज करूंगी, मैं धारा के साथ नहीं बहूंगी। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। और हम लोगों में एक धुन थी कि अपने को कुछ करके दिखाना है, और हम लड़की हैं तो कुछ अलग नहीं है। क्योंकि बहुत कम होती है इंजीनियरिंग में, इनफैक्ट इट इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग, पर अभी भी लड़कियां बहुत कम हैं, या कम है पर वो आगे लीडरशिप रोल्स में नहीं जा पाती। अगर एंटर भी करती है इंजीनियरिंग में तो कंटिन्यू नहीं कर पाती। पर हम लोग का बैच यूनिक था। मतलब एक एग्जांपल मैं दूंगी कि जैसे उस टाइम घर पे मेरे पास भैया की हीरो पुक हुआ करती थी, एक गाड़ी गियर वाली होती थी, और स्कूटर था। तो इनफैक्ट इतना ज्यादा नहीं था कि आप 2-3 गाड़ी हर आदमी के लिए ले सको।
तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता था कि मैं जब बाकी गर्ल्स काइनेटिक होंडा चलाती है, मैं हीरो पुक चलाती हूँ या स्कूटर चलाती हूँ। और संगीता जो थी हॉस्टल में, संगीता और मैं काफी घूमे हीरो पुक पे साथ साथ, सो वी वर प्राउड ऑफ दैट। मतलब वो छोटी छोटी बातें हैं बट दैट मेक्स अ डिफरेंस। आप हाउ यू थिंक, हाउ यू लुक एट एवरीथिंग। तो आई थिंक आप ये जो बात बता रही हैं ये तमाम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है हमारा समाज छोटी छोटी बातों में हमको ये याद दिलाता रहता है कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं कोई आकर ये नहीं कहता है कि अरे ये तुमको नहीं करना चाहिए, तुम लड़की हो। लेकिन धीरे 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 हमारा ब्रेन वॉश होता रहता है। और आप ये कह रही हैं कि उन छोटी छोटी बातों को करके ही आज आप उस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आपने अपने दिमाग को, अपने मन को ये बनाया है कि मैं लड़की हूं तो क्या है, मैं गियर वाला स्कूटर क्यों नहीं चला सकती। छोटी सी बात है और बड़ी बात है। और मैं कहूंगा नुपुर कि ये छोटी बात नहीं है, छोटी बातें कभी कभी बहुत बड़ी खबर लाती हैं। और तो ग्रेट। तो आपने कहीं बताया हमको कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर से कैसे आया है। पर कभी परिवार से ऐसा बात नहीं उठी कि तुमको इंजीनियर क्यों बनना चाहिए? तो कई लड़कियों को तो हाँ बिल्कुल उठी। और इनफैक्ट आई थिंक हर वो लड़की जो उस टाइम मेरे बैच में थी या मेरे उम्र की थी, उन्होंने भी फेस की होगी। पर मेरे परिवार में भी पापा मम्मी थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग वाले थे। और जैसे क्लोज रिलेटिव्स हैं, दादी हैं, चाचा हैं, उन लोगों ने यही बोला कि क्यों पढ़ा रहे हो लड़की को, इंजीनियरिंग क्यों करा रहे हो, क्या मतलब है, आखिर शादी ही तो करनी है। तो पापा मम्मी ने सपोर्ट किया, ही पापा सर, मम्मी ने भी बोला कि नहीं उसको अभ्यंकर कोचिंग के लिए इंदौर भी जाना है तो जाने दो, क्यों नहीं, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर मैंने जब मास्टर्स किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में तो मैं अहमदाबाद गई, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चरल में करना था। उस टाइम गेसू में स्ट्रक्चरल ऑफर नहीं होता था। तो उस समय भी प्रश्न आया कि लड़की को अकेले भेजा जाए, नहीं भेजा जाए दूसरे शहर में, उज्जैन से इतना दूर। तब भी फिर मम्मी बहुत स्ट्रांग है मेरी, और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने पापा के साथ साथ। तो पीछे से मम्मी का सपोर्ट था, पापा आगे के काम करते थे, मतलब दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। तब भी यही था कि अरे अब मास्टर्स भी करना, अब दूसरे शहर जाना, ये तो बहुत गलत है, मतलब आपकी लड़की भटक जाएगी, इतना तक लोगों ने बोल दिया था। ओके। तो वो तो एक, जब आप मारवाड़ी टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली में बड़े होते हो, इस तरह की चीजें रहती हैं। बट फॉर्चुनेटली मेरे पास सपोर्ट था। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है ये हमको पता चल रहा है। हाँ। और तो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो खुद का कुछ करना है, खुद की चॉइस के साथ काम करना है। ये फैमिली से भी आया, आपसे भी आया, और फिर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगली डिग्री लेने के लिए अहमदाबाद चले। हाँ। और जहाँ तक मुझे लगता है अहमदाबाद में आपने इसरो में भी काम किया है। हाँ, मेरा जो इंटर्नशिप था करीब 8 महीने, ऑलमोस्ट 1 साल का, वो मैंने इसरो में किया। तो वो भी एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेस स्टेशन पे मतलब स्पेस से रिलेटेड चीजों पे काम करने का। बहुत लर्निंग अच्छा था, बहुत अच्छा था वो इसरो में काम करना, वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ से कोई खास लर्निंग मिली आपको? वहां से लर्निंग यही मिली कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो होती है, या सॉफ्टवेयर यूज करना, या वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है, और फिर एक इसरो में काम किया करके जो एक वो भी अगेन कॉन्फिडेंस, राइट, कि आप कहाँ से निकले हो। तो इट वाज आल्सो अ डिटरमाइनिंग फैक्टर आगे जाने के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि आप मालनवासा में तो थी, लेकिन शायद वो जो छोटे शहर की जो मेंटेलिटी है, जो माइंडसेट है, वो आप पर हावी नहीं हो पाया, और आपने चूज किया कि मुझे बाहर जाना है। और बाद में आप अमेरिका कब गई, यूएस कब गई? तो मैं अहमदाबाद में थी तब, पापा मम्मी ने बैकग्राउंड में अपनी सर्च चालू कर दी थी।
फॉर द पोटेंशियल गाय। तो फिर 2001 में मैं अमेरिका आई। तब जो मेरे हस्बैंड हैं वो यहाँ पे थे एज ए स्टूडेंट। ही केम एंड देन ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस देन। तो अच्छा, ये भी एक डिटरमिनिंग फैक्टर था कि ही थॉट कि उज्जैन जैसे छोटे सिटी से कोई अहमदाबाद जाके पढ़ रहा है, नॉट वेरी हर्ड ऑफ, स्पेशली इन मारवाड़ी जैन कम्युनिटी। तो इस लड़की में कुछ दम है। ही एक्चुअली लाइक दैट। सो आई मीन और भी चीजें हैं, बट दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर कि हम लोग का मैच मेकिंग हो गया। एंड फिर मैं शादी के बाद यहाँ पे 2001 में आई। तो अचानक उज्जैन से अमेरिका पहुंच जाना एक कल्चर शॉक था या आप तैयार थे उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं तैयार थी मैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, उज्जैन में हम गेसू में इतना माहौल नहीं था। कभी कभी लाइक जैसे दूसरी जगह पे जाओ, बॉम्बे जाओ या साउथ इंडिया में जाओ, वहां पे हर लोग लगे हुए हैं, GRE देना है, GMAT देना है, अमेरिका जाना है। अपने गेसू में उतना माहौल नहीं था उस टाइम, तो एटलीस्ट हम लोगों के टाइम पे। तो कभी थॉट आया ही नहीं, विचार आया ही नहीं। इनफैक्ट आई वाज अफ्रेड कि इतना दूर सब कुछ छोड़ के, अपना भारत छोड़ के क्या होगा, कैसे होगा। मुझे इंग्लिश तक नहीं आती थी। मुझे इंग्लिश मतलब उज्जैन में रह के कभी बोलना सीखा नहीं। इंग्लिश अपनी हिंदी ही चलती थी। तो आई कुड नॉट इवन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली एट दैट टाइम। वो जो कॉन्फिडेंस की बात है वो नहीं था। इंग्लिश में बोलना, बात करना, कम्युनिकेट करना, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। पर ये जरूर था कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं कुछ कर लूंगी जाके वहां पे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो ये सी के बाद ये दूसरा डी क्या है, ये बताइए। तो दैट कम्स लाइक डिजायर, राइट? कि मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है। अभी मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने मास्टर्स कर लिया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ माय कंफर्मेशन बिफोर मैरिज कि मैं कुछ ना कुछ करने वाली हूँ लाइफ में। मुझे ऐसे बैठना नहीं है घर पे लाइक अ टिपिकल पीपल वुड एक्सपेक्ट। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे हस्बैंड ने पूरे फैमिली को इन लॉ साइड में भी प्रिपेयर कर दिया था, लाइक शी इज डिफरेंट गर्ल, शी इज गोइंग टू डू समथिंग। तो वो एक क्लैरिटी पहले से थी। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम बहुत IT का माहौल था, तो ये नहीं पता था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने C++, जावा इस सब के कोर्सेज भी किए यहाँ आने से पहले कि नहीं, कुछ तो IT में जॉब मिलना बहुत इजी है, अपन वहाँ कुछ कर लेंगे। बट इनफैक्ट मेरा हार्ट तो सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ही था। तो अमेरिका आके वही जो डिजायर थी कि मुझे सिविल में ही कुछ करना है, तो जो CDC फॉर्मूला का नेक्स्ट लेटर है वो डिजायर है कि मुझे करना ही है और मैं कर सकती हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। तो उसी डायरेक्शन में फिर आपका तो आप अंग्रेजी बोल पाती नहीं थी, आप सॉफ्टवेयर साइड में थी नहीं, तो ये सिविल इंजीनियरिंग में आपको पहला ब्रेक मिला कैसे? हाँ, तो उसकी भी एक कहानी है। लाइक सर, अमेरिका में जब आप आते हो, स्पेशली मैं स्टूडेंट बन के नहीं आई थी, तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। पहला जॉब मिलना, H1 वीजा मिलना, वो सब बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने सोचा, मेरे हस्बैंड और मैंने, कि साइड बाय साइड आई विल अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम। तो थोड़ा स्टडी करूंगी तो शायद जॉब मिलना बेटर होगा, अमेरिका की कुछ स्टडी हो जाएगी। तो उसकी तैयारी चल रही थी। PhD प्रोग्राम में भी हो गया था कि ऑलमोस्ट एडमिशन हो गया है। पर फिर हम लोग करते थे, कनेक्शन की बात आती है एक, वो जो 3 C's हैं आपके फॉर्मूला में एंड में, उसमें कनेक्शन, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। तो हम लोग इंडियन कम्युनिटी से कनेक्शन काफी बनाए इनिशियली। जब यहाँ पर आई थी मैं पहली बार, हम लोग हर वीकेंड को जाके इंडियन लोग जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे मिलते थे। एंड आई वुड जस्ट गिव माय रेज्यूमे कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, आप मुझे
कहीं लगवा सको कोई सी कंपनी में जॉब के लिए। एंड इट वाज नॉट इजी, अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बट वो जो एक कनेक्शन बनाया इंडियन कम्युनिटी से, मेरा फर्स्ट जॉब मुझे उसी कनेक्शन की वजह से मिला। ओके, तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ मैं रुककर सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, कि हम सब आज नुपुर की जो बड़ी उपलब्धियां है उनको देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जाकर अगर हम देखें तो एक स्ट्रगल था। अंग्रेजी नहीं आना और एक अमेरिका जैसे देश में आप हैं, ये छोटी सी बात नहीं है, बड़ी बात है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानती नहीं है, जबकि इंडियन लोगों को लोग वहाँ सॉफ्टवेयर के लिए बुलाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जॉब कैसे मिलेगा, तो आप गई, लोगों से मिली। ये आज की तारीख में मैं खास तौर से अंडरलाइन इससे कर रहा हूँ कि हम गेसू समाज में भी कनेक्शन की बात करें कि सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चीज है जिसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि आप जहां पर भी हैं, आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं, आपके जितने भी लोग हैं, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, डिजायर पूरी होना चाहिए और आगे बढ़कर लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। आई थिंक दैट कनेक्शन, दैट सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जॉब आपको वहां पर मिल गया, ठीक है। इस जॉब में आपने जाहिर अच्छा ही किया होगा। हाँ, मतलब वहां पे मैंने फर्स्ट कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी, 7-8 साल के लिए लोकल ओहायो में थी, तो 7-8 साल वहीं पे काम किया, काफी सीखा। इट वाज अ लर्निंग कर्व। बट अनदर थिंग इज, मुझे आई वाज नॉट अफ्रेड कि नई चीज सीखना है। मतलब छोटी सी चीज है कि इंडिया में जो पढ़ाई की थी वो SI सिस्टम में की थी, यूनिट्स। यहाँ पे फुट पॉइंट सिस्टम चलता है, तो वो भी एक स्ट्रगल था इंग्लिश के साथ साथ। तो बट मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं। तो इनफैक्ट मेरे जो सुपरवाइजर्स थे उस टाइम, मैंने उनसे भी पूछा कि मैं हाउ डू आई स्टार्ट थिंकिंग इन फीट इंस्टेड ऑफ मीटर्स, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते आप इफ यू डोंट स्टार्ट थिंकिंग इन फीट। आपके दिमाग में मीटर्स ही चल रहा है। तो I was not afraid to ask कि मैं क्या कर सकती हूँ, आगे क्या कर सकती हूँ, how can I improve myself. Another thing, acceptance, कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है बोलना अच्छे से, but I should not be afraid of it. तो मैंने कुछ कोर्सेज भी किए, यहाँ पे एक टोस्ट मास्टर्स क्लब चलता है, वो भी ज्वाइन किया ताकि मैं कंफर्टेबली पब्लिक स्पीकिंग कर सकूँ, लोगों से बात कर सकूँ। क्या बात है, क्या बात है। इवन डे टू डे लाइफ में भी, कहीं स्टोर पे जा रहे हो आप, ग्रोसरी लेने जा रहे हो, तो मेरे हस्बैंड ही वुड पुश मी कि तुम जाके बात करो, या बैंक में किसी से कुछ पूछना है, यू आस्क इट। आई वाज वेरी अफ्रेड, फियर। तो वो जो फियर आपके दिमाग से एक बार निकल गया कि नहीं, मुझे करना ही है, मुझे इंग्लिश में बात करना सीखना ही है, तो हो गया। अगेन छोटी सी बात है, लेकिन आप जो कह रही है बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटे अपने डर को निकालना जरूरी है। डर के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो डर को एक्सेप्ट कर लो और उसको दिखा दो। एंड अपने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया, इसके लिए अगेन मैं सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर कोई डर है तो खाली एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको दूर करना है और उस लेवल तक ले जाना है जहाँ खड़े होके टोस्ट मास्टर के फोरम पर खड़े होकर बोल सको। तैयारी वहां रखनी है कि अपने डर को हम स्ट्रेंथ बना दें एक दिन जाकर। तो दैट्स कमेंडेबल। और अब इतनी आसानी से ये सब बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरे सूत्र छुपे हैं सफलता के। ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि डोंट गेट, मतलब बहुत सरल दिख रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी बातें हैं, उसको जरा हम नोट करते चले। हमारे कुछ दोस्त सब चीजें नोट कर भी रहे हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये एक चीज मुझे समझ में आई कि डरो मत, कॉन्फिडेंट रहो, जो करना है वही करो। रास्ते में रुकावटें आएंगी, डरो मत। छोटे छोटे कई रूपों में उनका सामना करो। उसके पार पाने के लिए क्या तैयारी हो सकती है, फॉर्मल भी तैयारी करो। अब मुझे समझना है कि आप अच्छा कर रही थी, सब कुछ हो रहा था। ये सी मुझे समझ में आ गया है, डिजायर मुझे समझ में आ गई, कॉन्फिडेंस और डिजायर। ये तीसरा सी जो है ये क्या है? चैलेंजेस। तो ओके, हाँ, एक चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। हाँ, अगेन जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कुछ करने का और डिजायर होगी आगे बढ़ने की, तो कोई भी नया चैलेंज आए तो हम घबरा जाते हैं। हाँ। हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जब जाना, एक चीज मैंने बहुत अर्ली सीख ली थी मेरे मेंटर से
कि कभी भी कंफर्ट जोन के बाहर जाओ तो आप सक्सेस जल्दी मिलेगी। ओके, कुछ तो कोई करते करते, हाँ तो कोई उदाहरण? हाँ उदाहरण है ना। तो जब हम ओहायो में थे, ओहायो थोड़ा छोटा स्टेट है, समझ लो एमपी उज्जैन वर्सेस बॉम्बे। ओके, तो हम उज्जैन हाँ, में थे और हाँ, सोच रहे थे कि कोई अच्छी बड़ी सिटी में जाया जाए, तो हम दोनों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। तो हमारा नजर थी कि कहाँ कभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है किसी को भी। तो ये अपॉर्चुनिटी आई 2008 में। डिजाइन बिल्ड डिलीवरी मेथड होती है कि यहाँ पर अमेरिका में, जैसे यूजुअली यहाँ पे ट्रेडिशनल जो होती है डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवरी, उसमें डिजाइन कोई और करता है, कंस्ट्रक्शन कोई और दूसरी कंपनी करती है। अच्छा, तो उसको डिजाइन बिड बिल्ड बोलते हैं, लाइक अच्छा, डिजाइन पहले डिजाइन कोई और करता है, फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्ड करती है, हाँ और कोई दूसरी कंपनी इसको कंस्ट्रक्ट करती है। ओके, हाँ हाँ। तो वो लोग इंडिया में काफी फेमस है कि डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन करता है एक साथ काम करते हैं, पर यहाँ पे वो उस टाइम पे फेमस नहीं था वो वाली डिलीवरी मेथड। तो वो लोग ने नया एक चल रहा था उस टाइम कि डिजाइन बिल्ड मॉडल से डिलीवर करना, जब डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर मिलके काम करे। तो उस समय ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था किसी को डिजाइन बिल्ड डिलीवरी मेथड का। तो HNTB करके एक फर्म है, काफी अच्छी बड़ी कंपनी है। उन लोगों ने they were looking for people who are determined to do something, not really experienced. तो मुझे मतलब उस टाइम डिजाइन बिल्ड की डेफिनेशन भी नहीं पता थी। अच्छा, पर मैंने बोला लेट मी ट्राई, आई डू इट। और वो लोग भी देख रहे थे, दे आर लुकिंग फॉर पीपल जिनको डिलीवर करना आता है, जिनको लीडरशिप आती है, जो जल्दी क्विक लर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप कुछ नई चीज चैलेंज एक्सेप्ट करो बट देन यू लर्न इट क्विकली। तो उन लोगों ने ऐसा एक करीब 25-30 लोगों का एक टीम बनाई कि वो लोग डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट्स पे ही काम किएंगे। जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मैंने उसी टाइम उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। और क्विक डिलीवरी, लाइक $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 500 ब्रिजेस बना रहे हो 1.5 साल में, डिजाइन भी कर रहे हो, 1.5 साल में 500 ब्रिज। हाँ ओके, दैट्स ट्रेमेंडस। यस, हाँ। तो उस तरह के काम तो लोगों ने, तो वो मैंने वो दैट वाज लाइक द बेस्ट जॉब ऑफ माय लाइफ उस टाइम, जो मैंने HNTB के साथ डिजाइन बिल्ड के लिए किया। तो अगेन आई वाज नॉट कंफर्टेबल बट आई डिड इट। अच्छा, और वो आपको आता नहीं था, आपको डेफिनेशन भी मालूम नहीं थी, बट यू सेड ओके आई विल डू इट, मैं सीखूंगी, मैं कुछ करूंगी। हाँ, तो दैट गोइंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। हाँ। ओके, इसके अलावा और कोई ऐसा चैलेंज जहाँ पे अगेन बड़ा कोई चैलेंज था, कंफर्ट जोन के बाहर आपको जाना पड़ा? इनफैक्ट आई वुड से कि मैंने जो भी नेक्स्ट जॉब लिया है वो मुझे नहीं आता था पहले से करना। HNTB के बाद मैंने एक फर्म ज्वाइन की जिसका AECOM नाम है, वो वर्ल्ड वाइड है कंपनी। AECOM में भी फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे मेरे पास यहाँ पे जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लाइसेंस नहीं था, एंड टू प्रैक्टिस एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर यू नीड दैट लाइसेंस। सो आई सेड आई विल गेट इट, नो वरीज। एंड तो एक वो था। दूसरा ये था कि मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया जो अगेन न्यू मेथड विच इज एक्सेलरेटेड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ओके, तो मैंने एक्सेलरेटेड ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज अगेन समथिंग एट एक्सेलरेटेड लेवल। आप पूरा ब्रिज को पजल के पीसेस के जैसे ऑफ साइट बना लो, and then you just bring it on site and just put it all together in maybe 1 or 2 days. So the whole bridge is constructed in 2 days because प्रीकास्ट कर लिया उसको पहले से, पजल के पीसेस को प्रीकास्ट करके रख लिया, फिर 2 दिन में बस फील्ड पे लाके जोड़ दिया। ये भी एक नई चीज थी, ये भी मेरे लिए नई चीज थी। हाँ, मुझे बिल्कुल ज्यादा पता नहीं था, पर अगेन आई रीच्ड आउट टू पीपल कि जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, लेट मी कनेक्ट विद देम, कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिंग विद देम कि ओके। तो उस टाइम मेरे कंपनी में एक थे पर्सन, ही वाज
very knowledgeable in accelerated bridge construction, but he was not in Chicago at that time. I was working in Chicago at that time. So I reached out to him and I said, you are very experienced, but I need your help. आप इधर क्लाइंट को कुछ चाहिए, ABC डिलीवर करना है, accelerated bridge construction, so would you come help me? So I made that connection again. I was not afraid to ask, like he is very senior than me, very experienced, but I said कि मुझे आपके साथ काम करना है. And he was actually at that time AECOM और URS करके 2 companies हैं, उनका merger हुआ था, 2 big companies. So he came from URS side, तो वो उनको था कि I might lose my job, क्योंकि जब इतने हाई लेवल पे 2 आदमी हो तो एक को यूजुअली जाना पड़ता है प्राइवेट कंपनीज का. तो ही सेड, oh, I will be happy to come and help. तो वो उनके साथ कोलैबोरेट किया, उनकी एक्सपर्टीज को लेके आए, उनके साथ काम किया. तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्लाइंट वाज हैप्पी. तो दैट वाज अनदर समथिंग आई एम प्राउड ऑफ कि अच्छे से किया, और वो मुझे आगे उससे हेल्प हुई एक्चुअली काफी. तो अगेन मैं जो समझ रहा हूँ, तो डिजायर है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस है, आप किसी से डरो मत, आगे बढ़कर बात करो, कनेक्शन बनाओ. आई थिंक दैट कनेक्टिंग विद पीपल, तो आप सिर्फ साल में 500 ब्रिज नहीं बना रही हैं, आप लोगों के साथ भी कनेक्ट करेंगे. आई थिंक दैट ब्रिज, क्रिएटिंग ब्रिज विद पीपल टू पीपल ब्रिजिंग, आई थिंक पीपल टू पीपल. हाँ, वो एक सर आइजैक न्यूटन है, उनकी एक सेइंग है, मैन बिल्ट टू मेनी वॉल्स एंड नॉट इनफ ब्रिजेस. तो ब्रिजेस पीपल टू पीपल जो है, ब्रिज कनेक्शन. ग्रेट मैन थिंक्स अलाइक. Okay. So I'm just joking, but that creating bridges with people, connecting with them is very important in this CDC formula that you have given us. So connecting and especially connecting for a purpose. हमको अगर कुछ नहीं आता है, हम उसको सीखें. अक्सर लोग छुपाते हैं कि मुझे नहीं आता, बट अगर आपको नहीं आता है तो आगे बढ़कर सीखो और आगे बढ़ो. हाँ, एक्चुअली आप यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ कि लाइक मैं WTS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए पिछले 15 साल से वॉलंटियर कर रही हूँ. तो वहां पे नेटवर्किंग की, जो भी प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ बातें की, नेटवर्किंग की. तो आई वाज नॉट अफ्रेड टू टेल कि मुझे ये नहीं आता है, हाउ शुड आई लर्न इट, और कैन यू मेंटर मी. कैन यू हियर मी? यस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने हमको बताई. तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप नया जॉब जब लेती हैं तो ऐसी जगह लेती हैं जो आपको आती नहीं है, लेकिन आप उसकी तैयारी करती हैं, और ऐसी चीज लेती है जो थोड़ी नई है इंडस्ट्री में, तो बाकी लोगों को भी नहीं आती. बिकॉज यू गो देयर, यू आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज, इसलिए आप यू कैन टेक ए बिगर लीड, और आप शायद दूसरे लोगों से तेजी से कहीं आगे निकल जाती है. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रैपिड रेल सिस्टम. आई थिंक कैरियर को भी अगर आगे बढ़ाना है तो उसका सीक्रेट बहुत चुपके से, बहुत शांति से नुपुर हमको बता रही है. और वो सीक्रेट यही है कि जो आपको नहीं आता है वो सीखने के लिए तैयार रहिए, और जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है, पायनियरिंग स्टेज में है, उसमें आप चले जाइए, क्योंकि वहां पर आप सबके बराबर हैं और आप सबसे आगे निकल सकते हैं अगर आप बढ़िया काम करें. दैट्स ग्रेट नुपुर. दैट्स अ सीक्रेट दैट आई कैन शेयर विद लॉट मेनी पीपल. तो हमने अभी बात की कॉन्फिडेंस, खुद की चॉइस, खुद के कोर वैल्यूज पे टिके रहना. हमने बात की डिजायर अंदर से होना चाहिए कुछ करने की. तो आप अमेरिका गई और बहुत तकलीफ में भी आपने काम किया, अंग्रेजी सीखी, जो अलग अलग मानक है उनके बावजूद आपने नए मानक किस तरह काम करे वो सीखा. डिजायर मुझे समझ में आया, चैलेंज हमको समझ में आया कि किस तरह से कंफर्ट जोन के बाहर जाकर कुछ नया करना, एक नई इंडस्ट्री में काम करना. अब ये बाकी जो 3 है सी हैं, उसमें आपने कहा कनेक्शन, कोलैबोरेशन, और तीसरा कम्युनिकेशन. कनेक्शन के ऊपर हमने थोड़ी बहुत बात अभी की है कि कैसे आप इंडियन कम्युनिटी के साथ आपने कनेक्ट किया, किस तरह अपने मेंटोर्स के साथ कनेक्ट किया. ये कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताइए कि उसके बारे में कोई सूत्र हैं जो हम यूज कर सकते हैं.
हाँ, कोलैबोरेशन वही है कि आप अगेन गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और आप कोलैबोरेट करो, नॉट जस्ट इन योर फील्ड, बट यू नेवर नो कि आपको कब क्या काम आ जाएगा फ्यूचर में। तो कीप योर विंडोज एंड आईज ओपन, और अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ओपन रखो आप। लाइक जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने एबीसी पे काम किया, तो वो जो पर्सन थे, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, एंड ही हैज बिकम अ गुड मेंटर ऑफ माइंड। मैं अभी भी केविन है, केविन से मैं अभी भी बातें करती हूँ, केविन को अभी भी रीच आउट करती हूँ। सो दैट वाज अ कोलैबोरेशन वी मेड। उस समय मैंने सोचा था, एंड एक्चुअली आई यूज्ड टू कंप्लेन अ लॉट फॉर दिस वर्क जो शिकागो में कर रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम सियाटल में रहती थी, जो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, और शिकागो ईस्ट कोस्ट में। तो मैं 6 घंटे का प्लेन फ्लाइट लेके, रात को 12 बजे फ्लाइट लेके सुबह 6 बजे शिकागो 6 घंटे की फ्लाइट? हाँ। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, यू आर ए मदर। उस वक्त हाँ, आपके कितने बच्चे थे? हाँ, उस टाइम पे मेरे 2 बच्चे थे, एंड मेरी डॉटर जो है छोटी वाली, वो उस टाइम ओनली अबाउट 1 ईयर ओल्ड थी। ओके। तो उसको और बेटे को, बड़े बेटे को छोड़ के जाना शिकागो सियाटल से, और वो भी एवरी वीक मंडे टू थर्सडे। एंड मेरे हस्बैंड पूरा, he would take care of kids, home, everything, and I have to go there. So वो स्ट्रगल था, उसके लिए बहुत कंप्लेन करती थी मैं कि एवरी वीक फ्राइडे सैटरडे संडे जब घर आती थी, तो आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड कि ये नहीं करना है मुझे, ये नहीं करना है मुझे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज इम्पैक्टिंग अवर फैमिली, और आई एम नॉट गेटिंग टू मच आउट ऑफ इट। बट अगेन he was the one who keep pushing me कि देखते हैं। फिर वो जो कनेक्शन वहां पे केविन से बनाया, that actually helped me, क्योंकि आफ्टर too much frustration हो गई थी, तो I started looking for another job. तो उस टाइम पे I actually called Kevin. By that time he was my friend, mentor, everything. So I said, Kevin, I need your reference because I'm applying for new jobs. तो केविन ने बोला कि where are you going? You just come work with me at High Speed Rail Authority. Okay. तो अगेन हाई स्पीड रेल कभी मैंने काम नहीं किया। हाई स्पीड रेल इज समथिंग न्यू। यहाँ अमेरिका का नेशन का फर्स्ट हाई स्पीड रेल प्रोग्राम है। यहाँ पे कभी अभी तक हाई स्पीड रेल बनी नहीं है। एंड अगेन द अदर थिंग वाज, अभी तक मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया था, अब हाई स्पीड रेल इज पब्लिक गवर्नमेंट, तो लॉट ऑफ सैलरी कट एंड ऑल ऑफ दैट। बट केविन assured me कि you will be very happy and we need people like you to deliver high speed rail. तो let's try applying for this. तो वो जो कोलैबोरेट किया मैंने केविन से, वो सोचा भी नहीं था कि it will pay off here. ओके। तो ये हाई स्पीड रेल जो है, ये तो बहुत प्रेस्टिजियस एक प्रोजेक्ट है। हाँ। तो it's a real good break for you, I think. Isn't it? It is a real great break. Balance आ गया, लाइफ में भी balance आ गया, and being एक historical project, like I could be part of history now. जो US का पहला प्रोजेक्ट हाई स्पीड रेल। I am getting goosebumps right now when you say this. हमारे मालन वासक की, हमारे गेसो की एक लड़की आज ये कितने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, and which can go in history. I'm proud of you, and I am telling this to you on part of everyone who is from Gesu, everyone who is from Ujjain. We are proud of you. And thank you. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और भी बता सकती हैं? जितना आपको बताने की इजाजत हो उतना बता सकती हैं? किस तरह का प्रोजेक्ट है? हाँ, तो ये हाई स्पीड रेल है, मतलब कि 220 माइल्स पर आवर, यहाँ पे माइल्स ही चलता है, किलोमीटर नहीं, बट 220 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेन। तो करीब हम लोग 800 माइल्स का यहाँ पे कनेक्शन बनाने का पूरा कैलिफोर्निया स्टेट में प्लान है, इन फेजेस। तो अभी फर्स्ट फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज इज अबाउट 500 माइल्स, तो वो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लंबा प्रोजेक्ट है,
इतना बड़ा प्रोग्राम है जिस मैंने इतने बड़े प्रोजेक्ट या प्रोग्राम पे पहले कभी काम नहीं किया. इट इज ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट राइट नाउ इज $70 billion. तो और लाइक इट्स अमेजिंग. मतलब मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आई लैंडेड हियर और आई मे एक्चुअली रिटायर डिलीवरिंग दिस प्रोग्राम. इतना अच्छा है ये और या समथिंग टू बी प्राउड अबाउट क्योंकि यूएस का पहला हाई स्पीड रेल बना रहे. देयर आर मेनी मोर टू कम बट कैलिफोर्निया का पहला एंड यूएस का पहला प्रोजेक्ट है. And you are taking care of what? हाँ, तो मेरा पहले रोल व्हेन आई वाज हायर्ड हियर 2015 में, तब मेरा रोल था स्टेट वाइड इंजीनियरिंग मैनेजर. तो मैं इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स ओवरसी कर रही थी. उसमें टनल, ब्रिजेस, वायरडक्ट्स, एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज टू बी बिल्ट फॉर हाई स्पीड रेल. तो वो ओवरसी कर रही थी मैं करीब 2-2.5 साल तक. उसके बाद रिसेंटली अबाउट 2 years बैक आई स्विच टू स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हिच इज साउथ. कैलिफोर्निया को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ. तो जो साउदर्न रीजन है कैलिफोर्निया का, उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको डिलीवर करने का, ओवरसी करने का रिस्पांसिबिलिटी है मेरी. That's great. That's great. तो I think कनेक्शन समझ में आया, कोलैबोरेशन भी समझ में आया, एंड इट्स ग्रेट द वे यू रीच आउट टू पीपल, यू लर्न फ्रॉम पीपल. एंड ऑब्वियसली तुम्हारे जैसे लोग जो बोलते हैं, तुमने कहा बंदी में दम है. आई थिंक योर हस्बैंड वाज सो राइट. बंदी में दम है. तो वो आपके करियर में भी लोग जब आपके साथ काम करते होंगे, आपका एटीट्यूड देखते होंगे, आपका डिसिप्लिन देखते होंगे, तो उनको समझ में आता होगा. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ओपन न्यू रोड्स फॉर यू. तो एक चीज हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए. नहीं, गो अहेड. हाँ, तो मेरा कहना यह है कि ये समझ में मुझे आया, लेकिन अंग्रेजी आपको आती नहीं थी. मैं वहां से शुरू करता हूँ. फिर से अंग्रेजी आती नहीं थी और आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रही है ना. और अगेन हर जैसे हम हिंदुस्तान में हम बोल रहे हैं कि अरे लड़की होके इंजीनियरिंग करेगी क्या, वैसे ही कई सवाल खड़े होते होंगे जब आप अमेरिका में हैं. हाँ. तो उन सवालों से कैसे दो चार होना पड़ता, वो आपने कैसे किया, या आपको, आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मतलब एज अ गर्ल या एज अ पर्सन हियर क्या हुआ. तो एक्चुअली अमेरिका एडवांस कंट्री है बट ये भी बहुत डिफरेंट नहीं है इंडिया से व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंड गर्ल्स. अभी भी वुमेन और गर्ल्स बहुत पीछे हैं. और इनफैक्ट WTS जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं वॉलंटियर करती हूँ, इट इज ऑल्सो फॉर एडवांसिंग सपोर्टिंग वुमेन इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री. तो मैंने खुद ने भी एज अ वुमेन, और एक्चुअली एक एग्जांपल याद आ रहा है मेरे को. जब मैं सियाटल में थी AECOM में, तो मुझे आगे नहीं बढ़ पा रही थी. तो अगेन आई वाज नॉट अफ्रेड टू आस्क. तो मैं अपने मैनेजर के पास गई हु वाज अ वाइट मेल पर्सन. तो अमेरिका में भी एक थोड़ा रेसिज्म चलता है, लाइक white person versus black people or any other colored people, right? So Indian people are considered colored people. So my manager supervisor was a white male. तो मैंने जाके पूछा कि मैं I'm doing everything जो मैं कर सकती हूँ, मेरे co-workers भी कर रहे हैं, why I am not able to move further. तो उन्होंने जो बात बोली मुझे वो बहुत ज़्यादा दिल को छू गई और एक्चुअली आई टुक इट पॉजिटिवली. वो बात उन्होंने ये बोली कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ वुमन, सेकेंड यू आर वुमन ऑफ कलर, थर्ड यू आर द यंगेस्ट इन द टीम, एंड देन यू आर एन इमिग्रेंट coming from a different country, so you are not, you do not belong here. And then the next one is you are the smartest in the group. वो भी एक ड्रॉबैक है. ओके, या वो ड्रॉबैक है बिकॉज आई मीन अनफॉर्चुनेटली हम लोग के सबके अंदर एक बायस रहता है. इवन इंडिया में भी बायस रहता है. लाइक आप हिंदू मुस्लिम देख लो, कुछ भी देख लो, एक बायस
यू मे नॉट एक्चुअली शो इट ऑफ, बट अंदर अपने एक अनकॉन्शियस बायस रहता है। तो गर्ल्स और मेल और फीमेल या वुमेन और मैन का भी एक अनकॉन्शियस बायस सभी में रहता है, नेचुरली रहता है। तो उसको फाइट करने की बजाय आप उसको एक्सेप्ट करो। तो मैनेजर ने मुझे बोला कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि एंड आई रियलाइज कि मैं चेंज नहीं कर सकती, बीइंग अ वुमन ऑफ कलर, बीइंग एन इमिग्रेंट हियर, वो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। एंड अगेन स्मार्टनेस ऑल्सो, आई मीन आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, सो आई हैव टू शो व्हाट आई हैव। तो आई सेड ओके, देन मैं क्या कर सकती हूँ। तो what he made me realize, और afterwards मैंने सोचा कि मैं लोगों के नजरिए से देखूं कि मेरे मेल कलीग्स हैं, and they are all different kind of people, different diverse people, मैं उनके साथ उनके नजरिए से कैसे काम करूं। तो कम्युनिकेट अपनी स्टाइल में नहीं करूं, मैं उनकी स्टाइल में करूं। मुझे एक बात बताइए कि आप जब बोल रही हैं कि मेरे कलीग्स जो हैं मेल ज्यादातर होते थे, तो क्या आप अकेले होती थी इन सबके बीच में? मोस्टली मैंने जो भी कंपनी में काम किया, स्पेशली स्ट्रक्चरल ग्रुप में, आई वाज द ओनली फीमेल रियली। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स यूजुअली, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लाइसेंस बहुत टफ होता है, तो यूजुअली बहुत कम लेते हैं। उसके बाद भी वुमेन तो बहुत कम लेते हैं। तो हाई स्पीड रेल में फिर भी काफी वुमेन लीडर्स हैं मेरे साथ अभी, और जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ। बट उसके पहले 2015 तक यूजुअली आई वाज द ओनली वन इन द टीम, इन द ऑफिस, इन द डिपार्टमेंट, और इवन मीटिंग कर रहे हो आप रूम में, सो आई वाज द ओनली वुमन। I think you must be instrumental in bringing some of those women leaders. I am trying, yes. तो अभी जो paying it forward बोलते हैं कि अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन लीडर्स को या गर्ल्स को कैसे एनकरेज किया जाए। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, कुछ चीजें होती है जिंदगी में जिनको आप बदल नहीं सकते। तो यू कुडंट चेंज कि यू आर ए वुमन, यू कुडंट चेंज कि यू आर वुमन ऑफ कलर, यू कुडंट चेंज दैट यू आर एन इमिग्रेंट एंड एन इंडियन, यू कुडंट चेंज दैट यू आर शार्पर देन अदर पीपल। तो उस केस में हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल सो दैट दे डोंट गेट ऑफेंडेड and rather they understand your point of view. I think that's what you mean by communication, the last scene. Right. So communicating effectively मतलब लोगों के शूज में अपने आप को रख के सोचो। Even like now in the leadership style, I keep saying कि मेरी leadership style कोई है नहीं specifically. I just work with the people. Like specific person के needs different है, what they are looking for. वो how can I help them? क्योंकि जब आप सिर्फ अपने हिसाब से सोचोगे तो लोगों के साथ आप गेट अलोंग नहीं कर पाओगे। सो दैट्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। तो I think you have told the whole formula to us in a sense. तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो हमको करना है वही हम करेंगे, उस पर टिके रहना चाहिए, डिजायर बहुत पक्के होना चाहिए, और हमको डरना नहीं चाहिए कि हम क्या करें, लोगों के पास कैसे जाएं। खुल के जाओ, खुल के सवाल पूछो, चैलेंज, नया चैलेंज लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपने को नहीं आता है वो भी करेंगे। एंड आई थिंक दिस 3 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट: कनेक्टिंग, कोलैबोरेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। और अब मुझे एक चीज बात बताइए कि, और अगेन आपने कहा कि जैसे आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको बहुत मिला, और हम आज में गेसू वाले तमाम लोगों की तरफ से, आपके हस्बैंड हमारे साथ अभी नहीं है, यहाँ पर दिख नहीं रहे, लेकिन मैं उनको सब गेसू वालों की तरफ से एक बहुत बड़ा सलाम देना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज, और हमारे जो दोस्त आज देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े तो खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको उसके लिए जिम्मेदारी शेयर भी करनी पड़ेगी। आपके हस्बैंड को हम बहुत बहुत सलाम करते हैं और उनको, उनका अभिवादन करते हैं। आप मेरी बात उन तक पहुंचाइएगा, हो सके तो कभी हम उनसे बात भी करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना आई कुड नॉट हैव डन इट। क्योंकि हर जगह मतलब इनिशियली पापा मम्मी का सपोर्ट था, बट
अभी लाइफ में उन्हीं का सपोर्ट है। अगर वो हर स्टेज पे नहीं होते, कुछ भी करना है या मुझे ही आगे बढ़ाना है, मुझसे ही बातें करके कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, बच्चों की टेक केयर करनी है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ कहीं तो घर की टेक केयर करनी, जो भी है बहुत छोटी छोटी चीजें, लाइक ही हैज ऑलवेज बीन द सपोर्ट। तो ये लोग हाँ तो ये सपोर्ट में आप और क्या क्या गिनेंगे? एक तो मुझे समझ में आया कि घर से सपोर्ट होना चाहिए, देयर इज इमोशनल सपोर्ट, जो बेसिक काम काज है उसको करने का सपोर्ट, पर इसके अलावा सपोर्ट में क्या क्या शामिल हो सकता है सपोर्ट सिस्टम? सपोर्ट में लाइक आई वुड गो बैक कि जो बचपन से एक सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट फ्रेमवर्क आपने डेवलप किया, अब आपके वो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है या रिलेटिव्स है, उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो जो नेटवर्क करके आपने कनेक्शंस बनाए हैं, जैसे WTS में मैंने बहुत कनेक्शंस बनाए। तो WTS इज वुमेन ट्रांसपोर्टेशन सेमिनार, उसका शॉर्ट फॉर्म है, बट रियली उनका मिशन है एडवांसिंग वुमेन इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर भी जैसे कि अभी इक्वालिटी नहीं है बिटवीन हाउ मेनी वुमेन्स आर इन द इंडस्ट्री वर्सेस मैन, तो वुमेन्स को एनकरेज करना, उनको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, इवन एट द हाई स्कूल लेवल हम लोग गर्ल्स के पास जाते हैं, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल गर्ल्स को एनकरेज करते कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ो या स्टेम कैरियर्स में आगे बढ़ो, या उनको बताते हैं कि क्या क्या कर सकते हो आप। उसमें एक मेंटरिंग भी आती है, और मेंटरिंग से भी ज्यादा आई वुड से कि एक स्पॉन्सर ढूंढो हर जगह, आप जहां भी जा रहे हो। मुझे जैसे जैसे केविन वाज, आई ट्रूली टेल हिम एज माय स्पॉन्सर। मेंटर तो है ही, पर मेंटर सिर्फ आपको कोच कर सकते हैं, स्पॉन्सर इज समवन हु विल एक्चुअली think about you and take you to the next level. Okay, I think that is a great point. That's a great point, क्योंकि हम गेसू में अभी मेंटरिंग एक पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं, स्पॉन्सरिंग something new that would like to add and would like to take your help in this. Would you be open to mentor some of the people from gesu community? Sure, मैं अभी भी करती हूँ one-on-one mentoring, और I am happy to help. स्पेशली हम सबको, लाइक आपने जो बोला एक पॉइंट कि हमारी इंडस्ट्री अभी भी मेल डोमिनेटेड है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो अगर वुमेन को आगे बढ़ाना है या नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गर्ल्स को, हमारे बच्चों को हमको आगे बढ़ाना है, तो विदाउट मेल सपोर्ट, विदाउट मैन अंडरस्टैंडिंग दिस एंड सपोर्टिंग इट, वी कैन नॉट डू, बिकॉज दे आर द वन हु आर इन द लीडरशिप रोल्स राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। तो हम अपनी बेटियों को, लाइक आई मीन वी ऑल आर एल्डर्स एडल्ट्स नाउ एंड हैव किड्स, तो हम अपनी बेटियों को एनकरेज करें, हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और हेल्प करें। बहुत बढ़िया बात। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं कि, और मेरे उस दोस्त से मैं बात करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि वो एक वुडन पिरामिड था जिसके नीचे बैठकर मेडिटेशन करते थे, शायद इसलिए नुपुर जैन आज वहां पहुंच गए। और मेरा कहना है कि नुपुर जैन ने आज अपना पूरा फॉर्मूला हम सबको बता दिया कि हाँ, वुडन पिरामिड की कुछ एनर्जी होगी, पिताजी के आशीर्वाद तो रहे ही होंगे, लेकिन एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू वो सक्सेस की पिरामिड के ऊपर तक पहुंच गई। आई थिंक पिरामिड के नीचे नहीं, अब नुपुर जैन, नुपुर जैन, आई वुड बी वेरी प्राउड टू से, आज सक्सेस की पिरामिड के ऊपर पहुंच रही है, शिखर तक पहुंच रही है, और अपनी जगह बनाएंगे आपकी इंडस्ट्री में। जब महिलाएं उस इंडस्ट्री में, तब अपनी जगह बनाएंगे। उसके बारे में तो ये ना करके इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड करके यहाँ पे एक मैगजीन होती है, यूएस में है, इंजीनियरिंग नॉन पॉपुलर मैगजीन। वो लोग लाइक एवरी ईयर दे गो थ्रू सेलेक्टिंग यंग लीडर्स, पे I-40, फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं टॉप 20, वो लोग तो वहाँ पे करीब 400 में से एट द नेशनल लेवल, तो ऐसा कुछ हुआ।
बता दिया। और अब एक मैं आपसे कौन है क्या बता साइट पे कि भाई हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगाओ। क्या ताकत है तुम्हारे अंदर, तुम हम दोनों उनसे मिलते रहे और और कहीं ना कहीं तो भी हम जैन साहब को आपके भीतर देख रहा हूँ, उनके जो वैल्यू सिस्टम है उनको आपके भीतर देख रहा हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो उनको भी याद कर रहे हैं आज के। और मैंने देखा गौतम सूले जी यहाँ मुझे दिखे, उनका एक कमेंट दिखा, और उन्होंने तो आपको शायद बहुत बच्चे के रूप में देखा होगा। और आपके पिताजी गाते भी थे। पापा को गाने का ढपली बजाते थे, बहुत ढपली शौक था। बजाते थे, मैंने भी उनको ढपली बजाते सुना। ये मार रसगुल्ला क्या है, मार दे रसगुल्ला, ऐसा भी कुछ गीत वो गाते थे, ऐसा उन्होंने मुझे याद नहीं है वो गीत, पर है। हाँ काफी गीत है उनके। बहुत सारे महाकाल से रिलेटेड और हाँ। बहुत 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 सारे गीत। मुझे ये भी अच्छा लगा कि आज इतने वर्षों बाद आप अपने कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में अपना इतना बड़ा नाम बना रही है, इंडस्ट्री में अपना इतनी बड़ी जगह बना रही, तब भी आपको उज्जैन से उतना ही प्यार है। जब आप उज्जैन के बारे में बात कर रही है तो आपकी आवाज में खनक आ रही है, आपकी आंखों में चमक आ रही है। और हम सब लोग ये देखकर बहुत खुश हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हैं और इस तरह के काम करते हैं, वो जरूर बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं नुपुर के साथ, नुपुर उनको मेंटोर कर सकती है। नुपुर में एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो कुछ मैसेज मेरे पास आ रहे हैं इंडिया में, जो कोलेबोरेशन भी करना चाहते, तो उसकी बात आज इस मंच पर नहीं करेंगे, पर इस गेसु संवाद के माध्यम से मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत सारे गेसुआइट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। और दोस्तों, आप सब लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको नुपुर के बारे में कुछ कहना है तो आप 1 मिनट में, 1.5 मिनट में नुपुर को अपना संदेश जरूर दे सकते हैं। नुपुर, आपको चैट बॉक्स अगर दिख रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे आपको मैसेज भी मिलेंगे, एंड there is lot of claps. I think Monica is so happy to see you here. I have seen her messages. मोनिका तो एकदम मतलब यार है वो, उसकी जो धड़कन है, उसका जोश है, वो अभी भी खनकता है हम लोग के बीच में। Okay, so that's great. क्या और सब लोगों के बहुत सारे मैसेज हैं, और कुल मिला के एक ही चीज सब करे, वाओ। इसके अलावा किसी को और कोई शब्द मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा है। एंड एक्सेलरेटेड ब्रिज के बारे में लोग जानना चाहते हैं, रैपिड रेल सिस्टम के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपने एक ऐसी खिड़की खोली है जिसके माध्यम से एक नई दुनिया देखना बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। तो हम आपको फिर कभी एक बार फिर आपको आमंत्रित जरूर करेंगे। और बिल्कुल, एंड गेसुआइट्स को, गेसु के जो नए बच्चे हैं, उनको कुछ भी हेल्प चाहिए, आई वुड बी हैप्पी टू बात करना है, मेंटर करना है। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलवेज आई एम देयर, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, मैं इसमें एज बीच में नहीं लाना चाहता। छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चे भी हम सब जो है हम सीखना चाहते हैं। 40 की उम्र में आपने जो प्राप्त किया है आपकी इंडस्ट्री में, जो मुझे पता है, जो मैंने अपनी रिसर्च की, उसके हिसाब से 50 और 60 की उम्र के लोग भी नहीं कर पाते। तो जो आपके मैनेजर ने कहा था, यू आर द यंगेस्ट, तो बिल्कुल सच है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की कि नुपुर जैन की सक्सेस का फॉर्मूला मैं निकाल के आपके सामने रख सकूं, और CDC 3C उसमें से हम जितना अपना सकेंगे उतना आगे जा सकेंगे। कॉन्फिडेंस, डिजायर, readiness to take challenges, to learn new things, to get into new industries, to get out of comfort zone, और साथ में हम कनेक्ट करें लोगों के साथ, हम कोलेबोरेट करें, कम्युनिकेट करें, और मेंटोर को ढूंढें, स्पॉन्सर को ढूंढें, क्योंकि वो हमारी जर्नी को रैपिड कर सकता है, रैपिड। तो इसी बात पर आज आपकी इजाजत लेकर मैं इस चर्चा को यहाँ विराम दे सकता हूँ लोगों। हाँ बिल्कुल, आपको बहुत बहुत थैंक्स सर, आपका भी बहुत कमाल है ये सबको कनेक्ट करने का, एंड थैंक्स टू एवरीवन। ये आपका बड़प्पन है। हम आपकी सहेलियों से भी बात करना चाहेंगे, उन सहेलियों से जो हीरो बुक पर आपके साथ घूमती थी और जिन्होंने आपको वो बनने में मदद की जो आज आप हैं। तो दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट। आज की ये शाम मुझे लगता है हमेशा हमेशा हमको याद रहेगी। तो मालनवासा से कैलिफोर्निया तक नुपुर गई हैं और हम सब भी जा सकते हैं। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, नुपुर आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन। और इसी बात पर आपकी इजाजत से मैं इस जो हमारा सेशन है, इस एपिसोड को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।